कल बैरियर टाउन रावलपिंडी के डीलर ने सुसाइड कर ली, वो इनका मामला चला जाए और नैब से ये बैकएंड में जाके सेटिंग कर लेंगे। तो और अभी आज भी एक खबर आई है कि मलिक साहब का और उनकी फैमिली का ईसीएल से नाम निकाल दिया गया है। कोई 76 अकाउंट है जो कि खाली पड़े हैं। तो इस सारे का चक्कर ये था कि ये तो अपना सारा मामला समेट के ये पहले ही यहाँ से जा चुके थे और अपना बोरिया बिस्तर बांध के और यहाँ से निकल गए थे। और वो क्या कहते हैं, भागते छोड़ के नैब ने कार्रवाई शुरू की तो पता लगा कि जी मलिक साहब को कंगाल है। उनके बाद तो चंद गाड़ियां हैं, कोई शामलार की जमीन है और एक आध कोई 1980 की कोई बुलेट प्रूफ बीएमडब्ल्यू लैंड क्रूजर गाड़ी है और कुछ भी नहीं है। प्लॉट 20 लोगों को बेच दे और उनसे पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर ले ले, और खुद बहामास में ये वर्ड काजिफाई साहब ने कहे कि वो बहामास जाके बैठ जाए, तो फिर वो इसका मतलब है कि सारे उनका तो वो जीरो हो गए। एक इंस्ट्रक्शन पास की कि फौरी तौर पे बहरिया के टाउन की स्पेसिफिकली डुप्लीकेशन की जाए, जो कि हुई। अच्छा, रियलिटी है, सबको पता है कि उन्होंने एक बंद लिफाफे में जो है ना कैबिनेट से वो लिफाफा दिखा के अप्रूवल लिया और ने मलिक साहब से कहा कि मलिक साहब आपको मैंने 1982 की करोला गाड़ी में देखा है। बिल्कुल तो हमारे ऊपर एक बम फटा कि भैया टाउन डिफॉल्ट कर गया और उसने कोई रकम जमा नहीं कराई सिवाय डाउन पेमेंट के। वहां पे उन्होंने कहा कि आपको कंडेम पे वो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे काजी फायजा साहब ने मुझे अलाउ किया और मुझे उन्होंने कहा हर चीज बेची मलिक साहब ने और ये पाकिस्तान से बाहर ले गए। देखें कितना बड़ा रेवेन्यू आपको पता है डॉलर कितने का था और कितने का हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गर्मा गर्म है और वो बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रियल एस्टेट मंसूबा है वो है बहरिया टाउन कराची। अच्छा, बहरिया टाउन कराची एक ऐसा मंसूबा है जिसका नाम सुनते ही हर बंदे की अटेंशन इस प्रोजेक्ट के ऊपर आती है, क्योंकि ये इस वक्त का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट है। अच्छा, बहरिया टाउन के स्टार्ट होते साथ ही इसमें हर वक्त दो नंबरियां होती रही और इसमें वक्त के साथ मसले मसाइल आते रहे और ये हर वक्त अताप की शिकार में था, जिसमें प्रॉब्लम्स हर वक्त आते रहे। इन प्रॉब्लम्स को इसको एक्सपोज करने के लिए आज हमने बहरिया टाउन के एक्सपर्ट जो इसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, आमिर मजीद भाई को इनवाइट किया है और वो आज हमें बड़ी डिटेल में बताएंगे। तो आमिर भाई, आपसे हमने पूछना ये है कि देखें, इसके जो बहरिया टाउन के मामलात हैं, ये इसमें जो खराबियां स्टार्ट हुई वो 2019 से स्टार्ट हुई। तो इसमें जो मेन बातें हैं वो तो नॉर्मली हर वीलॉग में हर जगह वो आती रहती हैं कि इसमें ये ज़मीन के मसाइल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये चलते रहे। लेकिन आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप हमें इन साइड स्टोरी बताएं कि एक्चुअल असल में ये असल मामला थे क्या और किस तरीके से ये एक्चुअल दो नंबरी हुई कैसे और क्या मामला थे और किसने किसको मामू बनाया। तो इसको आपने आज हमें ज़रा डिटेल में और अंदर की बात आज आपने हमको बतानी है। हाँ यूसुफ, थैंक यू। अच्छा, आपने यूसुफ टॉम एंड जेरी की कार्टून्स बचपन में देखे हैं? जी जी, बिल्कुल देखें। अच्छा, टॉम एंड जेरी में टॉम कौन है और जेरी कौन है, ये आप हम नाज़रीन पे छोड़ते हैं। ये टॉम एंड जेरी की कहानी है एक्चुअली। तो जब बहरिया टाउन का लॉन्च हुआ कराची, तो उससे पहले मेरा लेदर का कारोबार था। मैं सब छोड़ के फिर बहरिया टाउन शिफ्ट हुआ। एज ए फर्स्ट रेजिडेंट मैंने यहाँ पे अली ब्लॉक में घर बनाया और मैं 2016 के स्टार्ट में यहाँ शिफ्ट हो गया था। अच्छा, मलिक रियाज साहब से मेरी तब से उनका खुद फ़ोन आया मुझे, और उससे उस वक्त से मेरी उनसे कोऑर्डिनेशन शुरू हुई और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे उस पे वो किया। लेकिन अब हमारे जो टॉपिक है हम उस पे आते हैं। देखें, जो 2019 में उससे पहले जो कुछ हुआ वो ये था कि नैब की इंक्वायरी और ज़मीन कैसे हुई सब कुछ तो चल रहा था छोटे पैमाने पे। लेकिन 2019 में फर्स्ट टाइम जस्टिस साकिब निसार, जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उसको टेकअप किया। नहीं तो आमिर भाई, 2019 से पहले किसी ने इसको टेकअप नहीं किया कि क्या मसले चल रहे हैं और जो जमीन में क्या मसले हैं। सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इसके अंदर। देखें यार, ये देखें आप, ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये तो मिली हुई थी ना। ये किससे मिली हुई थी? ये बैरियर टाउन से, ये तो ओपन सीक्रेट। आप इसमें मतलब क्या पूछ रहे हैं? तो ये एमडी है और ये तो चीफ जस्टिस जब काजी फैजिसा साहब ने भी हियरिंग में कहा था कि ये तो आप लोग तो आपस में एक ही आप लोगों का मौके है, और ये जस्टिस साकिब निसार ने भी यही उस वक्त कहा था। बहरहाल अब हुआ ये कि जब जस्टिस साकिब निसार ने इसको टेकअप किया, तो उन्होंने इसमें ये चेक किया कि 16,896 एकड़ जमीन है, जो कि उन्होंने बहुत ही मामूली रकम पे एमडीए से ली है। और इसमें बहुत सारी जमीन की बेकायदगियां वगैरह हैं, वो अब उस डिटेल में जाएंगे फिर लोग बोर हो जाते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि जी इसकी रकम आपने हमें बहुत थोड़ी दी है। डीएचए की पहली रकम के लिए ये थी कि डीएचए को भी तो बहुत सस्ती जमीन मिली है, लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया
और उसमें जस्टिस सईद असमत साहब थे उसके हेड, उनको बनाया। और उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें 1,000 अरब रुपए दें तो हम आपको रेगुलाइज करेंगे, वरना 1,000 अरब रुपए की डिमांड की। हाँ यार ये आप सही कह रहे हो, ये डिमांड बिल्कुल नाजायज थी और बिल्कुल इलॉजिकल थी, क्योंकि जो जमीन इन्होंने सेल की ना मलिक रियाज साहब ने, वो बहुत कम उसकी जो एक सेल की वटक आती है ना, एक सेल की पोस्टिंग्स आती हैं, जो तो रेवेन्यू जनरेट उन्होंने हाँ किया। तो वो बहुत कम था, क्योंकि उन्होंने तो कैलकुलेट वही किया था जो उनको जमीन उस वक्त मिली थी। अब हुआ ये कि उन्होंने जब एक खोल दिया उनके ऊपर खाता, तो मलिक रियाज साहब ने फिर उनके साथ कहा कि जी ये क्या मामला है कि क्यों मैं 1,000 रुपए दूं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देंगे तो हम आपसे सब कुछ ले लेंगे और आपको फारिग कर देंगे। अच्छा, वहां पे हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मलिक साहब से कहा कि मलिक साहब आपको मैंने 1982 की करोला गाड़ी में देखा है, बिल्कुल। तो और इस वक्त आप दुनिया के इस पाकिस्तान के खरबपति हैं, खरबपति आदमियों में शुमार होते हैं, तो मैं आपको वापस उसी 1982 की करोला में देखना चाहता हूँ। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस वक्त फिर प्रोसीडिंग्स हुई, तो उन्होंने कहा आपने ऐसी इतनी सस्ती जमीन लिया जैसे आपने कोई मतलब क्या बोलते हैं, कौड़ी के जादू की मुल्क। छड़ी से आपने हाँ हासिल कर लिया हाँ, जमीन। तो जादू की छड़ी तो थी ना उनके हाथ में मलिक साहब के हाथ में, और वो तो हमेशा से थी, इसमें तो कोई अजीब बात ही नहीं है, तो सबको पता है। तो जादू की छड़ी में तो बहरिया टाउन का नाम भी ले लिया, वो भी सब, मतलब पाक नेवी को उन्होंने उस वक्त मामू बना दिया, तो ये तो एक लंबी कहानी शुरू हो जाएगी। अच्छा खैर, तो अब उन्होंने उनको 1,000 अरब रुपए दिया, मलिक रियाज साहब ने उनको फिर 50 अरब की ऑफर दी। होते होते ये बार्गेनिंग होकर 460 अरब रुपए पे सेटलमेंट इनका हो गया। अच्छा, जब 460 अरब रुपए में सेटलमेंट हुआ था, मलिक रियाज साहब जो कि उनके जहन में कुछ और ख्याल चल रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ख्याल चल रहा था, वो हाँ, यही वही तो टॉम बात है, एंड क्या जेरी की ख्याल जो चल। स्टोरी है वो यहीं से शुरू होती है ना। मलिक वो अब उस वक्त किसी को नहीं पता थी, अब पता है। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि उस वक्त हमें उस वक्त उसको आइडिया भी हुआ, लेकिन अब हमें पूरी कहानी का पता लग चुका है। हुआ ये कि मलिक रियाज साहब ने कहा मेरे साथ तो सीन मतलब एक ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने उसके बदले में क्या किया कि उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट किया 460 अरब रुपए का। और उन्होंने बहरिया टाउन ने उस वक्त मलिक राज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कहा कि जो भी नैब के रेफरेंसेस और केसेस खुले हैं, इनको फिलफौर रोका जाए। मैं आपको ये रकम 7 सालों में दूंगा। 10 साल डिमांड के 7 सालों में सेटलमेंट हुआ, और इसमें जो स्टार्टिंग है ये कम दूंगा और बढ़ाता जाऊंगा, और 25 अरब रुपए में सेटल हुआ के डाउन वो पेमेंट बेसिकली दूंगा। ऐसे था कि इन्होंने ये तय किया कि हम आपको 25 बैरिया टाउन जो है वो 25 बिलियन की डाउन पेमेंट देगा, और बिल्कुल। जो बकाया पेमेंट है वो 7 साल की इंस्टॉलमेंट्स में देगा, जिसमें से वो इनिशियल के 2 या 3 साल तक वो 2 से 2.5 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट मंथली बनती थी, और बाद में वो 2.5 अरब से इंक्रीज हो गए, तकरीबन 3-4 अरब रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट थी। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात थी, वो ये थी कि अगर ये 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो बैरिया टाउन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और अगर टोटल 3 इंस्टॉलमेंट उन्होंने अगर डिफॉल्ट नहीं पे की तो ये डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उनको, और उस फैसले में ये लिखा गया कि अब आपको सारी रकम यकमुश्त देना पड़ेगी अगर बैरिया टाउन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर। उन्होंने देखें एक माह भी पेमेंट नहीं की, जो 25 अरब का उन्होंने डाउन पेमेंट की, और जो एनसीए से उनके पास पैसे आए, उसके अलावा एचसी की बात अभी इसके बात करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बैरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कोई पेमेंट जमा नहीं कराई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बैरिया टाउन 2019 में डिफॉल्ट कर गया था। हाँ, 2019 में डिफॉल्ट कर दिया था। जो 2-3 महीने के तो टाइम पीरियड था, वो तो 2019 में पूरा हो गया था, और बैरिया टाउन लेकिन बिल्कुल वहां पे मलिक साहब ने सब सेटिंग कर ली सुप्रीम कोर्ट के साथ, सब इदारों के साथ, कि आवाम को ये बात, और किसी सोशल मीडिया में कहीं पे ये बात सामने ही नहीं आई कि एक इतना बड़ा फैसला हुआ, एक रकम अदा करनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो पे नहीं हो रही, और लोग ये समझ रहे हैं कि जी ये रकम अदा हो रही है और जी सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन पीछे की कहानी कुछ और थी कि वो मलिक साहब रकम पे नहीं कर रहे और डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ये बात मीडिया पे हाईलाइट नहीं है। हाँ, यूसुफ यही हुआ कि देखे मलिक रियाज साहब जो है उनके पास जादू की जो छड़ी थी, और जो टॉम एंड जेरी का खेल में कह रहा था, वो उन्होंने कैसे खेला। उन्होंने उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको अपने साथ मिलाया, 3 चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि काजी फाजिस्ता साहब ने बाद में अपने हेयरिंग में, जब मैं 8 नवंबर और 23 नवंबर को मौजूद था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारी जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व थी, और ये हमारे सरपरस्ती में होता रहा। आप ये देखें यूसुफ कि जब ये सब कुछ हुआ, तो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इवन कि आप देखें सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, मीडिया में तो मलिक रियाज साहब का पूरा होल्ड है, सोशल मीडिया तो आजाद है, लेकिन किसी को ये पता नहीं लगा कि ये जुर्माने की रकम अदा नहीं हो रही। ये चीफ जस्टिस साहिबान जो सब 3 जज गुजरे थे, उन्होंने इसको इतने ज्यादा वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने इसमें बहती गंगा में हाथ धोए,
और उसमें कौन कौन उस वक्त के जुडिशरी के लोग इन्वॉल्व होंगे, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है कि हमारा मुल्क का जो सिस्टम है वो कितना करप्ट है। तो उस उन्होंने इसमें हाथ धोए और फिर उन्होंने जो है ना मलिक यासिन ने चूंकि पेमेंट नहीं की, और वो उन्होंने इसके बाद क्या सीन किया कि उन्होंने जमीनें बेचना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने एनओसी मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। अब इन्होंने क्या किया अच्छा, कि इसमें एक और बात अहम है कि मलिक साहब को उन्होंने फैसले में ये भी लिखवा लिया कि नैब अब कोई कार्रवाई नहीं करेगी। नैब को कार्रवाई करने से रोक दिया गया, मलिक साहब को खुली छूट दे दी गई। अब 2019 से लेकर 2024 तक जो है ना, वो 2023 के अक्टूबर तक मलिक रियाज साहब ने क्या किया? मलिक रियाज साहब ने ऐसा काम किया वही जो आप सोच नहीं सकते। क्या किया उन्होंने? अच्छा, मलिक रियाज साहब ने तमाम कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो बैरिया टू, बैरिया पेशावर के फॉर्म्स, मतलब वॉट एवर पॉसिबल उन्होंने बेचा। जिस प्राइस पे बिकता, जो कुछ बिकता था बेचा, और सारी रकम लेके बाहर बाहर ले गए। अब उन्होंने ये प्लान तो बना ही लिया था कि अच्छा, मैंने, लोग वहां पे ये समझ रहे थे कि ये क्योंकि जमीन की सेल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जी ये आपने रकम ये जमीन सेल करनी है और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने हैं, तो लोग समझ रहे थे कि ये कोर्ट की इंस्टॉलमेंट पे हो रही है। लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि ये सबको मामू बनाया जा रहा है और तो कोर्ट में एक ढीला रकम नहीं दी गई तो सिवाय। यूसुफ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें तो अरबाब इख्तियार और उस वक्त की जुडिशरी शामिल थी ना। ये तो जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए और जो नए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर आए, तो ये पूरी स्टेब्लिशमेंट और पूरी जुडिशरी अक्सर एक तब्दीली आई, और उसके बाद उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। उसके बाद जो हेयरिंग हुई, इसमें मैं खुद मौजूद था। उन्होंने जब ये केस खोला तो उन्होंने अनाउंस किया कि जी इसमें तो उस वक्त से कोई पेमेंट ही नहीं आई, और ये मलिक रियाज और ये तो डिफॉल्टर हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे इसमें एक इम्पोर्टेंट मामला था, वो यूके क्राइम एजेंसी का भी था कि मलिक साहब ने उनको भी मामू बना दिया। तो इसके बारे में भी आप हमें जरा अंदर की बात बताएं कि वो सारा मामला क्या था। देखिए, यूके का एनसीए का जो मामला ये था कि मलिक रियाज साहब की लंदन में जो है ना, ये इनके अली रियाज साहब और मलिक साहब जो है, इनकी बहुत ज्यादा रकमें और चीजें और असासे मौजूद थे। तो एनसीए ने जब वहां आपको पता है कि जो दुनिया में एक वो अब एक मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स और सब शुरू हो गया है, तो उन्होंने कहा ये सस्पिशियस अमाउंट है, और उन्होंने चूंकि जवाब नहीं दे सके ये सेटिस्फैक्ट्री, तो उन्होंने वो पैसे और अकाउंट सीज कर लिए मलिक साहब के। तो वो पैसा उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए कर्टसी कहा कि क्योंकि ये पाकिस्तान की पेमेंट है तो हम आपको वापस करना चाहते हैं। तो उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इन्होंने आपको ये भी एक रियलिटी है, सबको पता है कि उन्होंने एक बंद लिफाफे में जो है ना कैबिनेट से वो लिफाफा दिखा के अप्रूवल लिया, और उसके बाद वो जो है ना, इसके बदले में मलिक रियाज साहब और बहरिया टाउन ने इनको अलकादिर ट्रस्ट की जमीन एज ए ब्राइब बहुत बड़ी पेमेंट गिफ्ट की, और ये जो है ना वो अरबों रुपए इनके पास आए। वो यानी कि इसका मतलब मलिक साहब ने इमरान खान को भी मामू बना दिया, उनको कुछ अलकादिर की जमीन दे दी, यूके गवर्नमेंट को भी मामू बना दिया और सारा पैसा जो है वो अपने जो एक चोरी का पैसा जो पहले यूके में पकड़ा गया, उस पैसे को लाके जो दूसरी चोरी जो बेगे टाउन कराची की हुई थी वहां पे उन्होंने अपने एडजस्ट करवा दिया। तो ये इसको कहते हैं दो नंबरियों का उस्ताद। देखो यूसुफ, ये आप सही कह रहे हैं, मामू बना दिया, लेकिन मामू कैसे बनाया? देखो इसमें ये लोग तो खुद इन्वॉल्व थे ना। देखे ना, इमरान खान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, प्राइम मिनिस्टर तक इन्वॉल्व था। अब उसके अंदर उस वक्त की जुडिशरी इन्वॉल्व थी। तो ये मामू तो तब बनते हैं ना जब ये अपने बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो जब ये सब, जब करप्शन का ये आलम हो, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। इसीलिए तो इस मुल्क का अलमिया, हम लोग क्या रो रहे हैं कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि ऊपर से नीचे तक करप्शन है, और जो बंदा करप्शन नहीं करता वो समझते हैं कि मैं इस वक्त सबसे बड़ा बेवकूफ और पुलिस इंसान। हर चीज बेची मलिक साहब ने, और ये पाकिस्तान से बाहर ले गए। देखें कितना बड़ा रेवेन्यू आपको पता है डॉलर कितने का था और कितने का हो गया। तो कितना डॉलर यहाँ से पाकिस्तान से बाहर उस जमाने में गया, कितनी रकम ये लोग फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करके यहाँ से ले गए। अच्छा, उसके बाद ये जब सब कुछ हो गया और जब इन्होंने टेकअप किया, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब इसकी हियरिंग शुरू की और उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, तो उन्होंने इनको क्लियरली ये फिर, अब बेसिकली 2023 के अंदर आके जब हमारे 3 चीफ जस्टिस गुजर गए और 2023 में आके जस्टिस ये चीफ जस्टिस काजी फायजा जैसे ही चीफ जस्टिस बने, तो इन्होंने पहला केस अपनी सुप्रीम कोर्ट का चार्ज संभालने के बाद पहला केस खोला मलिक साहब का और उन्होंने कहा तुसी आ जाओ मैदान में। पहला तो नहीं, पहला तो उन्होंने वो खैर पहले 3-4 केसेस में से ये बैरियर टाउन का भी खोला, क्योंकि उनको नॉलेज में था कि मामले को हमारे से पहले जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब ने दबाया हुआ है, और उन्होंने चूंकि नहीं उसमें बैती गंगा में हाथ धोए, तो उन्होंने उसको टेकअप किया। एस्टेब्लिशमेंट का भी मूड उस वक्त सही पॉजिटिव था कि उन्होंने कहा इस वक्त इस तरह की करप्शन नहीं चलने देंगे इस लेवल पे।
तो खैर ये टेकअप हुआ। उन्होंने जब फिर भी एक चांस दिया मेरे सामने, उनके जो मलिक साहब के एक वकील से सलमान भट्ट साहब, फारूक नाइक साहब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद थे अदालत उज़्मा नंबर 1 में, सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 में, रजिस्ट्री में इस्लामाबाद। तो उन्होंने कहा कि आपको हम एक मौका और देते हैं, आप ये पेमेंट कर दें। तो उन्होंने कहा जी, सलमान भट्ट साहब जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा जी हमें तो ज़मीन ही नहीं मिली, और मिली मतलब ज़मीन हमें तकरीबन 11,000 एकड़ मिली, आपसे 16,000 के पैसे मांग रहे हैं। सेकेंडली हमारे रेट ज़्यादा है। इसके ऊपर उन्होंने दोनों आप लंबी हियरिंग के बाद उसको मतलब वो किया, निगेट किया काजी फैज ईसा साहब ने। फिर भी उन्होंने एक आर्गुमेंट से के लिए उन्होंने उसकी दोबारा दोबारा वो दोबारा करवा जमीन का सर्वे हाँ कराया और सर्वे जमीन कराया, का और दोबारा से 2000 सर्वे जब फिर हुआ। उन्होंने 23 नवंबर की डेट दी, और उस पे जो स्टार्टिंग में सर्वे आया तो मैंने उस वक्त वो जो बैरियर टाउन के वहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद थे, मेरे मैंने उनको क्लियरली बोल दिया था कि ये आज फैसला सुना के जाएंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का जो मूड है वो बिल्कुल क्लियर था कि वो किसी प्रेशर में और किसी मूड में नहीं है, कि वो कुछ सेटलमेंट करने के मूड में नहीं थे मलिक साहब से, क्योंकि और उनको मैंने 3-4 गुजारिशात पेश की। एक तो मैंने उनको ये कहा, यूसुफ, कि जो है ना कि ये जो बहरिया है इस टाउन की डुप्लीकेशन नहीं है रिकॉर्ड की, और ये बहुत सीरियस मामला है। इसको उन्होंने अपने फैसले में टेकअप किया, और इसका मतलब ये कि जो बैरियर टाउन में किसके पास प्लॉट है और किसके पास नहीं है, ये सिर्फ बैरियर टाउन के पास रिकॉर्ड है। कल को इनका सिस्टम में कोई एरर आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो हमें पता ही नहीं है कि इस प्लॉट का मालिक कौन है। और ये सारा एक एक फर्द, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को ऑथेंटिक करने के लिए आमिर भाई ने एक बड़ी जबरदस्त एक हिम्मत करी, और आपने रूबरू काजी जस्टिस काजी फायजीसा साहब से रिक्वेस्ट करी कि इस रिकॉर्ड का डुप्लीकेट बनाया जाए। ड्यूरिंग हियरिंग मैंने बड़ी हिम्मत की, और मैंने जब उनको बोला, और मुझे उन्होंने जो सीनियर लॉयर्स थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपको कंटेम्प्ट वो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे काजी फायजीसा साहब ने मुझे अलाउ किया, और मुझे उन्होंने कहा बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको फिर यही रिक्वेस्ट की, 3-4 मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी, उसमें मैंने उनको कहा कि जी ये जो पैसे आप कह रहे हैं एनसीए के, इसका कोई क्लेमेंट नहीं है, मशरक बैंक ने भी बोल दिया हमें ये नहीं चाहिए पैसे, तो ये पैसे आप मुतासरीन को दे दें। 190 अरब रुपए तो मुतासरीन के मेरे पास मैंने जो एक बनाई थी फिगर, वो देने थे बैरियर टाउन ने, जो कि आउट ऑफ ग्राउंड लैंड है, और वो मुतासरीन आज भी, आप यकीन करके, बैरियर टाउन के दफ्तर के बाहर आज भी मुजाहरा हुआ है, और ये रोज का इशू है, और ये लोग बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आप यकीन करें, मेरा एक सिंगल प्लॉट नहीं है, लेकिन मैं इतने लोगों को देखता हूँ, मेरे दिल खून के आंसू होता है। और मैंने मलिक साहब को कई दफा कहा है कि मलिक साहब, आप लोगों की बददुआएं मत लें, मुतासरीन का पैसा दे दें। कितने लोग आपके को लूट के वैसे ले जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो असल पैसा है जो उनसे लिया हुआ है वो तो दे दें, या उनके बदले प्लॉट दे। खैर चीफ जस्टिस साहब ने इसका मुख्तसर ये जवाब दिया कि ये डकैती की रकम है और ये हम नहीं दे सकते, और उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में और सिंध गवर्नमेंट के अकाउंट में जो वो 25 अरब की एडवांस थी, और जो एनसी के पैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में अगले दिन मुंतकिल कर दिए जाएं, जो कि हो गए। अच्छा, तो दूसरा, ये यानी 2023 में फिर जब ये काजी फायजीसा साहब ने जब ये केस टेकन किया, तो उन्होंने फाइनली जाके इस ये अनाउंस किया, और ये हमारे ऊपर एक बम फटा कि भैया टाउन डिफॉल्ट कर गया, और उसने कोई रकम जमा नहीं कराई सिवाय डाउन पेमेंट के। और साथ उन्होंने फैसला कर दिया कि जी अब भैया टाउन डिफॉल्ट कर गया है, और नैब को उन्होंने पावर दे दी कि अब आप वो भैया टाउन के ऊपर कार्रवाई करें, जो 460 मिलियन है उसको रिकवर करें। लेकिन मजे की बात ये है कि मलिक साहब और अली रियाज मलिक साहब तो पहले ही यहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। प्लॉट का डुप्लीकेशन का मामला है, तो उन्होंने फिर कहा कि लेट सपोज मेरा बैरियर टाउन में, या चले बैरियर टाउन नहीं, किसी भी सोसाइटी में प्लॉट नंबर 1 मेरा है, और फिर उन्होंने जस्टिस अतमिनुल्लाह की तरफ इशारा किया कि प्लॉट नंबर 2 इनका है और 3 तीसरे चीफ जस्टिस साहब का है। तो क्या अगर जो ऑनर बिल्डिंग का, जो सोसाइटी का ऑनर है, उसकी नीयत खराब हो जाए और वो प्लॉट 20 लोगों को बेच दे और उनसे पेमेंट थ्रू पे ऑर्डर ले ले, और खुद बहामास में, ये वर्ड काजी फैज साहब ने कहे कि वो बहामास जाके बैठ जाए, तो फिर वो इसका मतलब है कि सारे उनका तो वो जीरो हो गए इन्वेस्टर्स। तो ये मैंने उनकी तरफ तवज्जो दिलाई, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर फैसले में 20, 21, 22 नंबर पॉइंट को हिस्सा बनाया, और उन्होंने उस पर एक इंस्ट्रक्शन पास की कि फौरी तौर पे बैरियर टाउन की स्पेसिफिकली डुप्लीकेशन की जाए, जो कि हुई। अच्छा, उन्होंने उस वक्त उनके असासों की जो लिस्ट पढ़ी, उसमें उन्होंने बैरियर टाउन ने, जो अली विला है बैरियर टाउन कराची में, उसमें थीम पार्क और जो तमाम पार्क्स और जो डेंजू है और ये सारे कमर्शियल, ये जो इनके जो एमिनिटीज प्लॉट्स हैं, सारे, मतलब आप समझिए कि जो जिनसे जो इनकम जनरेशन और सारे जो बैरियर टाउन की चीज़ें हैं वो सब इनके पास मॉर्गेज है। तो उन्होंने कहा फौरी तौर पे नैब को हम ऑर्डर देते हैं कि फुल रिकवरी करें,
और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? अच्छा, इसके बाद जब नैब ने कार्रवाई शुरू की तो पता लगा कि जी मलिक साहब तो कंगाल है। उनके बाद तो चंद गाड़ियां हैं, कोई शामलार की जमीन है और एक आध कोई 1980 की कोई बुलेट प्रूफ BMW लैंड क्रूजर गाड़ी है और कुछ भी नहीं है। और उनके अकाउंट में कोई 76 अकाउंट है जो कि खाली पड़े हैं। तो इस सारे का चक्कर ये था कि ये तो अपना सारा मामला समेट के ये पहले ही यहाँ से जा चुके थे और अपना बोरिया बिस्तर बांध के और यहाँ से निकल गए थे। और वो क्या कहते हैं, भागते चोर की लंगोट ही सही। वो अपने पूरी लंगोट भी ले गए यहाँ से, दुबई दुबई चले गए और आगे अब पैसा सारा निकाल के ले गए। तो नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी इशू किए, लेकिन उनके वारंट इशू हुए लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अब ये यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, रेजिडेंट्स को परेशानी हो गई कि अब इसका आगे फ्यूचर क्या बनेगा और अब बेरिया टाउन के साथ आगे क्या होगा। तो अब आमिर भाई ये बताएं कि इसमें अब आपका क्या ख्याल है? अब ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि अब बेरिया टाउन का फ्यूचर क्या है और अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। यूसुफ देखें, बहुत एक रंज और अफसोस की बात है कि आपको पता है कि कल बैरियर टाउन रावलपिंडी के डीलर ने सुसाइड कर ली। वो कोई उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट था और कुछ प्रेशर था बहुत ज़्यादा, उनने उसकी वीडियो वायरल हुई भी है, सब तमाम ग्रुप्स में चल रही है। तो ये हालात पहुंच गए हैं। अगर अभी भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी अगर टेकअप नहीं करेगी तो लोग क्या खुदकुशियां करेंगे, क्या होगा? आप प्लीज़ इसको देखें। बहुत लम्हे फिक्री है, सब लोग प्लीज़ इसको देखें। मलिक साहब को अगर या तो कोई आप कोई वो दें, कोई पैकेज दें, वो आके संभालें, क्योंकि देखें अच्छा, इसमें यहाँ पे लोगों का ये ख्याल है कि जो ये सारा जो ये गेम प्लान हुआ है ये बेसिकली मलिक साहब ने खुद किया था कि ये एक बार सुप्रीम कोर्ट के चुंगल से निकल जाएं और ये नैब के में इनका मामला चला जाए और नैब से ये बैक एंड में जाके सेटिंग कर लेंगे। तो और अभी आज भी एक खबर आई है कि मलिक साहब का और उनकी फैमिली का ECL से नाम निकाल दिया गया है। तो लोगों का ये ख्याल है कि ये सारी सेटिंग हो जाएगी। उनके रेजिडेंट्स और इन्वेस्टर्स, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना और ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो इसी पॉइंट में आज हम अपने इंटरव्यू को खत्म करते हैं। टिल नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।